पूरी दुनिया में गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर आधी रात को कड़ाके की ठंड में एक विदेशी लड़की दौड़ती हुई सड़कों पर आती है और ज़ोर ज़ोर से अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगती है। वो भले ही अपनी मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी चीख को जब पूरी दुनिया ने सुना तो गुलाबी नगरी के साथ ही पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ा। अब गुलाबी नगरी पर धब्बा लग चुका था, क्योंकि इस विदेशी लड़की के साथ बलात्कार जैसे घिनौने काम को अंजाम दिया गया था। लेकिन ये लड़की बलात्कारी के चंगुल से किसी तरह से भागने में कामयाब हो गई। आगे जानेंगे इस कहानी में कि आखिर किसने किस तरह और कहाँ इस विदेशी लड़की के साथ बलात्कार जैसे कुकर्म को अंजाम दिया। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हो एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। दरअसल जापान के टोक्यो शहर की एक लड़की विदेश घूमने का प्लान बनाने लगती है, तो उसके जहन में सबसे पहले इंडिया का नाम आता है और वो घटना से करीब 2 दिन पहले फ्लाइट के जरिए दिल्ली पहुंच जाती है। वहाँ वह लड़की करीब 2 दिन तक घूमती है और उसके बाद जयपुर आ जाती है। जयपुर आने के बाद कुछ पर्यटक स्थलों पर घूमने के बाद लड़की जयपुर में ही स्थित जल महल पहुंच जाती है। शाम का वक्त था, तो वहां पर स्थानीय लोगों के साथ ही विदेशी पर्यटकों की भी काफ़ी भीड़ थी। इसी भीड़ में ये जापानी लड़की भी जल महल की पाट पर टहलने लगती है और साथ ही जल महल की फ़ोटो भी क्लिक करने लगती है। उसी दौरान कुछ लड़के इस लड़की के पास आते हैं और आकर इस लड़की को नमस्ते कहते हैं। लड़की भी जवाब में मुस्कुराते हुए इन लड़कों को नमस्ते कहती है। इन्हीं में से एक लड़का इस जापानी लड़की को कहता है कि मैं बहुत अच्छा फोटोग्राफर हूँ, आप चाहो तो मैं आपकी कुछ तस्वीरें खींच सकता हूँ। इस पर लड़की उस लड़के को तस्वीर खींचने के लिए हाँ बोल देती है, और जब मेरी लड़की उस लड़के से अपनी तस्वीर लेने के लिए कहती है तो लड़का बोलता है कि कुछ दूर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो तस्वीरें दे दूँगा। कुछ दूर जाने के बाद ये लड़का जापानी लड़की को उसकी तस्वीरें दे देता है। साथ ही ये लड़का बताता है कि मैं टूरिस्ट गाइड हूँ और मुझे जयपुर के टूरिस्ट प्लेस की अच्छे से नॉलेज है। आप चाहो और आपको अगर बुरा ना लगे तो मैं आपको जयपुर में घुमा सकता हूँ। जापानी लड़की भी पहली बार इंडिया आई थी और उसका यहाँ कोई जानकार भी नहीं था। साथ में ये लड़का उसको शरीफ लगता है, तो वह लड़की को घुमाने के लिए हाँ बोल देती है। लड़का जल महल से इस लड़की को अपनी बाइक पर बैठाकर सबसे पहले अपनी बहन के घर लेकर जाता है, और वहाँ जाकर लड़का, उसकी बहन और ये जापानी लड़की तीनों बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। साथ में ही इस लड़के की बहन इस जापानी लड़की को अपनी फेसबुक आईडी भी एक कागज़ पर लिख कर देती है, और इस कागज़ को ये जापानी लड़की अपने पर्स में रख लेती है। जाते समय ये जापानी लड़की इस लड़के की बहन के बच्चों को कुछ की होल्डर्स भी गिफ्ट करती है। इसके बाद यह लड़का जापानी लड़की को लेकर जयपुर के ही एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलता जी तीर्थ लेकर जाता है, और वहां जाकर दोनों घूमने लगते हैं। इस दौरान लड़की को फिर से कहती है कि मेरी कुछ तस्वीरें तुम खींच लो। तो लड़का फिर से लड़की की तस्वीरें खींचता है, और जब वहां घूमने के बाद जब वहां से निकलने लगते हैं तो लड़का कहता है कि पास में ही मेरे एक चचेरे भाई का घर है, हम दोनों वहाँ चलते हैं, वहाँ जाकर डिनर कर लेंगे। तो लड़की हाँ बोल देती है। ये लड़का इस जापानी लड़की को लेकर अपने चचेरे भाई के घर जाता है। उसका चचेरा भाई भी दोनों की खूब खातिरदारी करता है और दोनों उस चचेरे भाई के साथ बैठकर डिनर करते हैं। इसके बाद लड़की बोलती है कि अब मुझे तुम होटल छोड़ दो। तो लड़का होटल छोड़ने के लिए निकल जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद इस जापानी लड़की को एहसास होता है कि यह होटल जाने का गलत रास्ता है, क्योंकि यह रास्ता कुछ जंगल जैसा लग रहा था। यहाँ ना कोई आसपास में कोई दुकान थी, ना कोई मकान था, चारों तरफ जंगल था। इससे लड़की काफ़ी घबरा जाती है और लड़के से कहती है कि शायद हम गलत रास्ते से आ गए, ये होटल जाने का रास्ता नहीं है। इस पर लड़का कहता है कि तुम घबराओ मत, यह होटल जाने का शॉर्टकट रास्ता है, तुम मुझ पर विश्वास रखो, इस रास्ते से हम जल्दी ही होटल पहुंच जाएंगे। लड़की कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाती। लड़का तेज़ी से बाइक को चलाते हुए जयपुर से करीब 40-50 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल में ले जाता है और गाड़ी को रोक देता है। इससे लड़की काफ़ी घबरा जाती है
और अपनी लड़खड़ाती हुई ज़बान में लड़के से पूछती है कि तुमने बाइक को यहाँ क्यों रोका है। पहले तो लड़का कुछ देर इधर उधर की बातें करता है, लेकिन बाद में लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ। ये सुनते ही लड़की काफ़ी घबरा जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन इस जंगल में उसकी चीख को सुनने वाला कोई नहीं था। इसके बाद लड़की जब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है तो लड़का उसका मुंह दबा लेता है, जिससे दोनों में हाथापाई होने लगती है। लेकिन उसी दौरान ये लड़का चाकू निकाल लेता है और इस लड़की को झाड़ियों के पीछे चलने के लिए कहता है। लड़की के पास अपनी जान बचाने के लिए इस लड़के की बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो लड़के के कहे अनुसार झाड़ियों के पीछे जाती है और वहाँ जाकर यह लड़का चाकू की नोक पर इस जापानी लड़की के साथ बलात्कार करता है। इसके बाद ये लड़की लड़के से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज़ मुझे होटल छोड़ दो, और काफ़ी गिड़गिड़ाने के बाद ये लड़का इस जापानी लड़की को होटल छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही लड़की बाइक पर बैठती है तो वापस से यह लड़का इस लड़की को बाइक से उतार देता है और कहता है कि होटल जाने से पहले मेरा एक पास में एक दोस्त रहता है, वहाँ चलेंगे। तो लड़की फिर से मजबूरी में इस लड़के को हाँ बोल देती है और ये लड़का इस जापानी लड़की को लेकर जयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर दूदू उपखंड के एक मोजमाबाद गांव लेकर जाता है। और वहां जाने के बाद इसका दोस्त पहले से ही वहां तैयार खड़ा था और ये लड़का उस लड़की को अपने दोस्त के साथ जाने के लिए इशारा करता है। लेकिन लड़की समझ चुकी थी कि उसके साथ फिर से कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, और इसी बीच लड़की ने सड़क पर एक कार आती हुई और एक बाइक आती हुई देखी, और उन्हें देखकर ही लड़की चिल्लाने लगती है और सड़क पर दौड़ने लगती है और उनको रुकने का इशारा करती है। यह देखकर यह लड़का और उसका दोस्त घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो जो कार वाला जो कि सड़क पर आ रहा था, लड़की ने उसको रुकने का इशारा किया था, वह भी अपनी गाड़ी को नहीं रोकता है। लड़की चिल्लाती हुई थोड़ी दूर दौड़ती है तो उसको एक घर दिखाई देता है, वहाँ जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। इसी दौरान उस घर में से एक शख्स निकलकर बाहर आता है और उस लड़की को जाकर बताता है कि मेरा नाम एडवोकेट सुरेंद्र शर्मा है, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो और तुम रो क्यों रही हो। इसी दौरान एडवोकेट सुरेंद्र शर्मा की बीवी भी बाहर आ जाती है और दोनों पति पत्नी इस लड़की को लेकर अपने घर के अंदर जाते हैं। लड़की काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। एडवोकेट सुरेंद्र शर्मा ने और उसकी बीवी ने लड़की से पूछा कि क्या बात हुई, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो और तुम रो क्यों रही हो और तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रही थी। इस पर लड़की थोड़ी शांत होने के बाद इन दोनों को अपनी आप बीती बताती है। एडवोकेट सुरेंद्र शर्मा तुरंत इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस थाने में देते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत एडवोकेट सुरेंद्र शर्मा के घर पहुंचती है और लड़की को लेकर थाने जाती है। मामला काफ़ी गंभीर और सेंसिटिव था, इसलिए पुलिस वालों ने अपने उच्च अधिकारियों के साथ ही जापानी एम्बेसी को भी सूचित कर दिया। लड़की कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि ना तो वो लड़के का नाम जानती थी ना ही उसका एड्रेस। उसने केवल इतना कहा कि उस लड़के को या उसकी बाइक को मेरे सामने लाया जाए तो मैं इन दोनों को पहचान लूँगी। अब पुलिस के सामने ये चैलेंज था कि इस केस को जल्दी सोल्व किया जाए। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने अलग अलग टीमें बनाई और सबको एक ही टास्क दिया, इस केस को जल्दी से जल्दी सोल्व करना। पुलिस को इस केस को जल्दी सोल्व करने को लेकर काफ़ी दबाव था और इसलिए पुलिस ने अलग अलग टीमों को जल महल के साथ ही गलता जी के जो आसपास ठेले लगाते थे उनसे पूछताछ के लिए भेजा और साथ ही आसपास में जो सीसीटीवी कैमरे थे उनकी फुटेज निकाली और वहीं से पुलिस को एक क्लू मिला। वहाँ पर एक जूस वाले ने पुलिस को बताया था कि ये जापानी लड़की गाइड अजीत सिंह चौधरी के साथ कल यहाँ आई थी। अजीत सिंह चौधरी यहीं सारे दिन बैठकर लपकागिरी करता रहता है, लेकिन आज वो यहाँ नहीं आया। इसके बाद पुलिस तुरंत ही अजीत सिंह चौधरी की पूरी कुंडली निकालती है तो पता चलता है कि अजीत सिंह चौधरी दूदू के उपखंड के एक तोम्बीपुरा गांव का रहने वाला है। उसके पिता का नाम रामकिशन चौधरी है। पुलिस अब अजीत सिंह चौधरी की तलाश में जुट जाती है, लेकिन पता चलता है कि वो अपने घर से गायब था। साथ ही उसका फ़ोन ट्राई किया जाता है तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आने लगता है। अब पुलिस का शक अजीत सिंह चौधरी पर ही जाता है, क्योंकि लड़की के साथ बलात्कार भी इसी इलाके में हुआ था। अब पुलिस अजीत सिंह चौधरी को ही मुख्य आरोपी बनाकर उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर देती है। लेकिन
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जब और भी लोगों से पूछताछ करती है तो कई फैक्ट्स निकलकर सामने आते हैं। पुलिस को पता चलता है कि इसमें अजीत सिंह चौधरी अकेला नहीं बल्कि उसकी पूरी गैंग थी और घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन पुलिस के सामने अब भी सबसे बड़ा सवाल था कि अजीत सिंह चौधरी अभी कहाँ है, और उसको पकड़ने की सबसे बड़ी चुनौती अभी भी पुलिस के सामने थी। लेकिन इसी बीच अजीत सिंह चौधरी पुलिस स्टेशन आकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। पुलिस पूछताछ में अजीत सिंह चौधरी पुलिस को बताता है कि इस घटना में मैं अकेला नहीं था बल्कि हमारी पूरी टीम शामिल थी। इस लड़की के साथ रेप करने के बाद मैं इसको अपने दोस्तों के हवाले करने वाला था। इस घटना वाले दिन हमने सुबह से ही इसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी और प्लानिंग के तहत ही इस लड़की को जब मैं जल महल से लेकर निकला था तभी मैंने अपने चचेरे भाई को और कुछ दोस्तों को कॉल करके बता दिया था कि लड़की मेरे साथ है। हमारा प्लान था कि इस लड़की के साथ संबंध मेरे चचेरे भाई के घर पर ही बना जाए। लेकिन चचेरे भाई के घर पर डिनर करने के बाद इस लड़की ने मुझे जल्दी होटल छोड़ने के लिए कहा तो हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। इसके बाद इस लड़की को लेकर मैं जयपुर से करीब 40-50 किलोमीटर दूर एक जंगल में लेकर गया और सुनसान जगह देखकर गाड़ी को रोका और वहीं चाकू की नोक पर इसके साथ बलात्कार किया। साथ ही इस लड़की का मोबाइल, कैमरा और कुछ 5000 जापानी करेंसी भी मैंने छीन ली। इसके बाद मैंने लड़की को अपने दोस्त के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार किया और मैं इस लड़की को लेकर मोज़माबाद अपने दोस्त के यहाँ लेकर गया। मेरा दोस्त पहले से ही वहाँ तैयार खड़ा था और वह एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करता था, तो उसने कमरे की व्यवस्था भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही की थी। लेकिन उसी दौरान एक कार वाला वहाँ पर आ गया और ये लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, जिसे देखकर हम दोनों घबरा गए और वहाँ से भाग गए। इसके बाद पुलिस अजीत सिंह चौधरी और बाकी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है। इस घटना के होने के बाद ये लड़की वापस अपने देश लौट गई थी और करीब 2 महीने बाद जब लड़की वापस इंडिया आई तो पुलिस ने अजीत सिंह चौधरी की इस लड़की से शिनाख्त करवाई। तो लड़की ने तुरंत ही अजीत सिंह चौधरी को पहचान लिया और करीब 6 महीने बाद कोर्ट द्वारा अजीत सिंह चौधरी और उसके 2 साथियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सज़ा और 3 अन्य आरोपियों को 2 साल की सज़ा, साथ ही 3 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि समाज को अपराध के प्रति जागरूक करना है। जागरूकता लाने की हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई है, आपको ठीक लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जल्द हाजिर होंगे एक नई, एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।